स्वागत दोस्तों के सामने होते हैं के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सदा के सामने मौजूद है दोस्तों, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के एक और बड़े नेता ने जेडीयू को छोड़कर नीतीश कुमार का जमकर विरोध किया है। दोस्तों बताएंगे कौन से ये नेता है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बेइज्जती कर दिया भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ने। दोस्तों बताएंगे मंच पर कैसा बीजेपी के नेताओं के बीच विवाद देखने को मिला। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली में चल रही अमित शाह की बैठक में एनडीए गठबंधन को लेकर क्या जानकारी है बताएंगे। पूरी अपडेट दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए वोट करेगा और इस बार परिवर्तन बिहार में होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार की पार्टी में लगातार एक के बाद एक लोगों का पलायन देखने को मिल रहा है। दोस्तों कई सारे लोग जनता दल यूनाइटेड छोड़कर निकल रहे हैं। इससे पहले जेडीयू के नेता अभिषेक मिश्रा के साथ साथ बीजेपी के नेता राम केवल गुप्ता और हरिनंदन ठाकुर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। दोस्तों इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मीणा द्विवेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड उनके समर्थकों और उनकी उपेक्षा कर रही है। इसके बाद उनके राष्ट्रीय जनता दल या किसी और पार्टी में जाने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि मीणा द्विवेदी का परिवार समता परिवार के दौर से ही नीतीश कुमार का करीबी रहा है और मीणा द्विवेदी के ससुर देवेंद्र नाथ दुबे, उनके पति भूपेंद्र नाथ दुबे और 2005 से 2015 तक मीणा द्विवेदी खुद जेडीयू के विधायक रही है। दोस्तों यानी पूरा का पूरा परिवार ही जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर जेडीयू वालों को आईना दिखाया है। आपको बता दें कि गोविंदगंज पूर्वी चंपारण का विधानसभा क्षेत्र है जो 243 सीटों में से एक है। दोस्तों यह पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2020 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी के सुनील मणि तिवारी चुनाव जीते थे। 2015 में लोजपा के राजू तिवारी और 2010 में जनता दल यूनाइटेड की मीणा द्विवेदी यहाँ से चुनाव जीती थी। 2025 के परिदृश्य की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और लोजपा में त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा तेज चल रही है। दोस्तों पिछली बार आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी के ब्रजेश कुमार और लोजपा के राजू तिवारी मुख्य प्रतिद्वंदी रहे थे। गोविंदगंज पूर्वी चंपारण जिला स्थित है दोस्तों, और 2008 के परिसीमन के बाद पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में आता है, जबकि पहले ये मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। दोस्तों इस सीट पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों का प्रभाव माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के लोग ही उम्मीदवार बनाए जाते हैं। दोस्तों गोविंदगंज पूर्वी चंपारण जिले की सीट को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि सुनील मणि तिवारी बीजेपी के अभी के वर्तमान विधायक के सामने कांग्रेस पार्टी के ब्रजेश कुमार को पिछली बार लगभग 25% के आसपास वोट मिला था। दोस्तों इसीलिए इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को अपना कैंडिडेट भी बदलना है। देखते हैं किसको उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा जाता है। दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन से गोविंदगंज सीट से राजनीतिक परिवार से आने वाले व्यक्ति को मैदान में उतारा जाए, यानी मीणा द्विवेदी को अगर टिकट दे दिया जाए, तो हो सकता है कि इस सीट पर नतीजा बदल सकता है। दोस्तों देखते हैं क्या कदम कांग्रेस पार्टी उठाती है। इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के सीतामढ़ी जिले के अंदर आयोजित बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। दोस्तों जब मंच पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंच पर नारा लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिथिलेश कुमार से माइक छीनकर अपने बगल में खड़े नेता को दे दिया। दोस्तों आपको बता दें कि विधायक मिथिलेश कुमार मोदी को लेकर नारा लगाते हुए इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोलते हुए कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन वालों शर्म करो। ये नारा सुनते ही अचानक से नित्यानंद राय ने माइक छीनकर दूसरे को दे दिया। दोस्तों इसके बाद बीजेपी के सीतामढ़ी के विधायक मिथिलेश कुमार नहीं माने। दोस्तों नारे लगाते रहे। कुल मिलाकर मंच पर ऐसा लग रहा था कि आपस में कुछ विवाद है दोनों नेताओं के। दोस्तों इस तरीके से माइक छीन लेना अपने आप में संकेत देता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और जिस तरीके से नित्यानंद राय पार्टी के अंदर आजकल अपना व्यवहार करते हैं, दोस्तों उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में उनकी जबरदस्त तरीके की नाराजगी है। जो भी जानकारी ऐसी ही खबर आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में तैयारियां तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की बैठक बुलाई। दोस्तों करीब 2:30 बजे से ये बैठक लगातार चल रही है, और ऐसे में इस बैठक में एनडीए गठबंधन के लोगों के शामिल होने की जानकारी है। दोस्तों क्या फैसला सीटों के आंकड़े को लेकर लिया जाता है, ये काफी दिलचस्प होगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी, सीटों के बंटवारे से जुड़ी हुई आप तक लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी को लेकर बुधवार को उससे स्वागत योग्य कदम बताया। दोस्तों और कहा कि लंबे समय से हम लोग इसका सपना संजोए हुए थे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एनएमसी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए वायनाड और कासरगोड जिले के अंदर 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। दोस्तों जिसकी तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इसे लेकर काफी खुश हूं कि आखिर हमारी डिमांड को माना गया है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रहे थे कि यहां पर एक वायनाड में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वायनाड एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहां पर जंगली
जानवरों के अटैक के कारण लोग परेशान रहते हैं और कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मेडिकल कॉलेज होना जरूरी था दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसमें सफलता भी मिल गई है। 2 शब्द जरूर लिख के बताया गया इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में हुए प्रदर्शन के दौरान अवैध रूप से इकट्ठा होने और अशांति फैलाने के आरोप में मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कई सारे मामले दर्ज किए हैं दोस्तों। मुंबई पुलिस के मुताबिक मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन समेत अलग अलग थानों में मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवैध रूप से इकट्ठा होने, हिंसा फैलाने के आरोप में कई सारे प्रदर्शनकारियों के ऊपर यह मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। पुलिस के अनुसार कहा गया है कि माहौल खराब किया गया और कई जगह क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब देखते हैं मनोज दरांगे पाटिल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ बीएमसी ने बुधवार को बताया कि 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच चले मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मुंबई के आजाद मैदान में और उसके आसपास में इलाकों में 125 मैट्रिक टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था, जिसको बीएमसी वालों ने निकाला। 5 दिनों तक कुल 466 कर्मचारियों का इस्तेमाल करके ऐसा किया गया। न्यूज रिपोर्टों में पता चला है कि ये कूड़ा बड़े स्तर पर फैलाया गया था। उनके द्वारा जो प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे दोस्तों, 1 सितंबर को 30 टन कचरा निकाला गया था। 2 सितंबर को उससे ज्यादा 57 टन कचरा निकाला गया था। इस तरीके से मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये आखिरकार फिर से एक्शन हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों कचरा फैलाने का भी आरोप अब मराठी समाज के जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर लगाया जा रहा है। देखते हैं इस पर मनोज दरांगे पाटिल के मुंह से एक शब्द निकलता है या नहीं निकलता। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ बीआरएस पार्टी की नेत्री के कविता ने बुधवार को पार्टी और एमएलसी पद के इस्तीफे का ऐलान किया है दोस्तों, यानी एमएलसी के पोस्ट से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले उन्हें बीआरएस पार्टी से अनुशासनहीनता के कारण, पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्तता के कारण बाहर निकाला गया था। के कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाई और पार्टी के नेता केटी रामा राव को चेतावनी दी कि वो चचेरे भाइयों हरीश राव और संतोष राव पर भरोसा ना करे। उन्होंने कहा कि इन्हीं दोनों की वजह से सीबीआई उनके पिता और पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव की जांच कर रहे हैं। ऐसे नेता ही निजी फायदे के लिए परिवार को तोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों उनके द्वारा अपने भाई पर ही निशाना साधा गया, लेकिन उनका भाई इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। यानी पहले तो केटीआर और अब चचेरे भाई पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रही है। सवाल घूम फिरकर यही है कि क्या वो अपनी पार्टी के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। दोस्तों अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते हुए उनके हाथ से सत्ता अपने हाथ में प्राप्त कर ली थी दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव एक लोकप्रिय नेता थे, उनको कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन था दोस्तों। और मुलायम सिंह यादव ने भी अंत में अखिलेश यादव को सपोर्ट किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि कविता ऐसा कुछ कर पाएंगे कि अपने पिता की विरासत को अपने पास लेकर आ पाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव एक बड़े नेता थे, उनका केस अलग था, लेकिन के कविता के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। वो ऐसा कर पाएंगे कह पाना काफी मुश्किल है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।